हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल द गाइडलाइन पे। आज मैं आपको बताऊंगी, मैं सोनम आज आप सभी को बताऊंगी भारत की जलवायु के बारे में कि भारत की जलवायु कैसी है। आप सभी को जलवायु के बारे में बताने से पहले मैं आपको बताती हूँ थोड़ा सा मौसम, ऋतु तथा जलवायु में क्या अंतर होता है उसके बारे में। जैसा कि आप लोगों को इस बोर्ड पर लिखा हुआ दिख रहा होगा मौसम के बारे में कि मौसम क्या होता है। वायुमंडल में अचानक होने वाले परिवर्तन को मौसम कहते हैं। यानी कि वायुमंडल में अचानक से अगर परिवर्तन हो जाता है, अगर वायुमंडल में अचानक से परिवर्तन हो जाता है तो उसे हम मौसम कहते हैं। यानी कि अभी तुरंत, मतलब कि अगर धूप खिला हुआ रहता है, तुरंत में अगर वर्षा स्टार्ट हो जाती है तो वो जो थोड़े ही देर में जो परिवर्तन हो गई उसी को हम मौसम कहेंगे। या फिर जब धूप खिली हुई रहती है और वर्षा हो जाती है तो उसे हम कहते हैं कि यह मौसम का परिवर्तन का उदाहरण है। अब थोड़ा सा चलते हैं ऋतु में। ऋतु को जानते हैं कि ऋतु क्या होता है। सो एक निश्चित समय पर क्रमिक रूप से होने वाली परिवर्तन को ऋतु कहते हैं। यानी कि एक निश्चित समय पर अगर मौसम में परिवर्तन होता है तो उसे हम ऋतु कहते हैं। यानी कि कुछ समय होना चाहिए, जैसे कि कुछ ग्रीष्म ऋतु आता है, ग्रीष्म ऋतु वह भी कुछ समय तक रहता है। उसके बाद आता है हमारा वर्षा ऋतु, वह भी कुछ समय अंतराल तक रहता है। उसके बाद फिर आता है शरद ऋतु, वह भी कुछ समय तक रहता है। अगर इस प्रकार से मौसम का क्रमिक रूप से परिवर्तन होता है तो उसे हम ऋतु कहते हैं। अब जानते हैं जलवायु कि जलवायु क्या है। किसी बड़े क्षेत्र में तापमान, वायुदाब एवं वर्षा आदि वहाँ के मौसम के कम से कम, यानी कि किसी बड़े क्षेत्र का जब तापमान, वायुदाब और वर्षा या फिर आदि के बारे में मौसम के कम से कम 30 वर्षों के औसत अध्ययन को हम जलवायु कहते हैं। यानी कि अगर हमें जलवायु पता करना है तो उस क्षेत्र का हमें तापमान के बारे में मालूम करना होगा। उसके बाद वायुदाब के बारे में, वर्षा आदि के बारे में हमें उस मौसम का कम से कम 30 वर्षों का अगर औसत अध्ययन होगा, उसके बाद ही उस क्षेत्र का हम जलवायु बता पाएंगे। अब थोड़ा सा जानते हैं हम भारत की जलवायु के बारे में कि भारत की जलवायु कैसी है। अभी हम लोग मौसम, ऋतु तथा जलवायु में अंतर जाने हैं कि मौसम, ऋतु तथा जलवायु में क्या क्या अंतर है। सो अब हम लोग थोड़ा जानते हैं भारत की जलवायु के बारे में कि भारत की जलवायु कैसी है। जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है, भारत में उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु पाई जाती है। यानी कि भारत में उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु पाई जाती है। अब थोड़ा सा जानते हैं उष्णकटिबंधीय, मानसूनी, इन दोनों शब्दों के मतलब के बारे में कि उष्णकटिबंधीय, मानसूनी का मतलब क्या होता है। सो उष्णकटिबंधीय का मतलब होता है गर्म क्षेत्र। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमारा भारत देश कर्क रेखा पर स्थित है और जो सूर्य होता है वह कर्क रेखा तथा मकर रेखा के बीच गमन करता रहता है। यानी कि उतना ही में वह घूमते रहता है। और जब ग्रीष्म ऋतु आती है तो सूर्य कर्क रेखा पर ही स्थित होता है। और हमारा भारत देश भी है, वह भी कर्क रेखा पर ही स्थित है। और यहाँ पर का क्षेत्र जो होता है वह गर्म रहता है। जब सूर्य किसी कर्क रेखा पे होता है और कर्क रेखा भारत के बीचों बीच गुजरती है, इसलिए यहाँ पे गर्म क्षेत्र होता है ये भारत। इसलिए यहाँ की जलवायु उष्णकटिबंधीय होता है। और मानसून के बारे में हम लोग नीचे जानते हैं कि मानसून क्या है। जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है मानसून, भारतीय मानसून का वर्णन सबसे पहले अरब के विद्वान अल मसूदी ने किया था। अब जानते हैं थोड़ा सा मानसून के बारे में। एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम है अल मसूदी। सबसे पहले मानसून के बारे में अरब के वैज्ञानिक अल मसूदी ने किया था। अल मसूदी अरब के रहने वाले थे। अब आगे जानते हैं थोड़ा सा मानसून के बारे में। मानसून शब्द की उत्पत्ति अरब भाषा के मौसम शब्द से हुई है, जिसका अर्थ है मौसम के अनुसार दिशा बदलने वाली पवनें। यानी कि मौसम का जो मानसून जो शब्द है वह अरब से, इसकी उत्पत्ति अरब से हुई है। अरब में एक शब्द होता है मौसिम शब्द से ही मानसून शब्द की उत्पत्ति हुई है। और यह जो मौसिम शब्द है यह अरब का शब्द है। और मानसून का अर्थ यह होता है कि मौसम के अनुसार दिशा बदलने वाली पवनें। यानी कि मौसम के अनुसार अगर कोई हवा अपनी दिशा बदल लेती है तो उसे ही हम मानसून कहते हैं। अब हम लोग थोड़ा सा जानते हैं पवन के बारे में कि पवन उत्पन्न कैसे होती है या फिर पवन कैसे चलती है उसके बारे में। जिसके लिए मैं आपको सबसे पहले बताऊंगी कि हवा चलती है, यह उच्च दाब से निम्न दाब की ओर बहती है हवा। अब जानते हैं कि पवन उच्च दाब से निम्न दाब की ओर कैसे बहती है। जिसके पहले मैं आपको बताऊंगी कि तापमान तथा दाब में एक अंतर होता है। तापमान जो है वह दाब का व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी कि व्युत्क्रम, या फिर इसे हम कह सकते हैं जो दाब होता है वह तापमान का उल्टा होता है। अगर किसी क्षेत्र का तापमान बढ़ जाता है तो वहाँ पर का दाब घट जाएगा, या फिर दाब बढ़ जाता है तो वहाँ पर का तापमान
तापमान घट जाएगा। जब किसी क्षेत्र का तापमान बढ़ जाता है तो वहाँ पर दाब कम जाता है, यानी कि जिस क्षेत्र पर मतलब तापमान बढ़ जाता है वहाँ की हवाएं जो होती है वह गर्म हो जाती है, और जिस क्षेत्र का ताप कम रहता है वहाँ पर की जो ठंडी हवाएं होती हैं वह ताप जिस क्षेत्र में बढ़ा हुआ होता है वहाँ के गर्म हवा वाले क्षेत्र जो ऊपर उठ जाते हैं वहाँ पर की हवा उस क्षेत्र को भरने के लिए वहाँ पे दौड़ पड़ती है, और इस प्रकार से हमारा पवन गमन करता है, यानी कि हवा चलती है। अब थोड़ा सा हम लोग ऊपर ध्यान देते हैं कि किसी भी क्षेत्र का जलवायु हम क्या क्या चीज़ हमें मालूम रहेगा, या फिर उस स्थान के बारे में हमें क्या क्या चीज़ की जानकारी प्राप्त करनी होगी, उसके बाद हम उस क्षेत्र का जलवायु के बारे में पता लगाएंगे। तो इसके लिए अब आप लोग ऊपर ध्यान दीजिए, ऊपर क्या लिखा हुआ है। जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है, किसी भी देश की जलवायु उस देश के स्थान की ऊंचाई, वहाँ के पहाड़ों की स्थिति, उस स्थान की समुद्र से दूरी तथा वह स्थान किस अक्षांश पर स्थित है उस पर निर्भर करती है। यानी कि किसी भी क्षेत्र के मतलब जलवायु के बारे में हमें मालूम करना होगा तो उस क्षेत्र की सबसे पहले हमें उस स्थान की ऊंचाई मालूम करनी होगी, वहाँ के पहाड़ों की स्थिति मालूम करनी होगी, उस स्थान की समुद्र से दूरी मालूम करनी होगी तथा यह मालूम करना होगा कि वह जो क्षेत्र है वह किस अक्षांश में स्थित है। अगर हमें इन सभी चीज़ों के बारे में विस्तार से जानकारी प्राप्त हो गई हो या फिर हम उसके बारे में जानते हो तभी उस क्षेत्र का जलवायु के बारे में हम पता लगा सकते हैं या फिर उस क्षेत्र की जलवायु के बारे में जान सकते हैं। अब इसके बाद अब हम लोग थोड़ा सा एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था फेरेल। अब जानते हैं उनके थोड़ा सा नियम के बारे में। अगर हम उनके नियम के बारे में पढ़ते हैं तो हमें ये जो पढ़ रहे हैं भारत की जलवायु इससे समझने में सहूलियत होती है, इसलिए हम थोड़ा सा ये वैज्ञानिक थे जो फेरेल थे उनके नियम को जानते हैं कि फेरेल का नियम क्या था। फेरेल का नियम इस प्रकार है, यानी कि ये जो नियम दिए थे जो इस प्रकार है, धरातल पर चलने वाली सभी हवाएं पृथ्वी के गति के कारण उत्तरी गोलार्ध में जो होती है वह दाहिनी ओर मुड़ जाती है, अगर वह दक्षिणी गोलार्ध में होती है तो वह बाईं ओर मुड़ जाती है। यानी कि धरातल पर चलने वाली सभी हवाएं पृथ्वी के गति के कारण, यानी कि धरातल पर जितनी भी हवाएं चलती है वह पृथ्वी की गति, यानी कि पृथ्वी हमेशा गति करते रहता है। वो जब धरातल पर हवाएं चलती है वह पृथ्वी के गति के कारण जब वह उत्तरी गोलार्ध में होती है तो दाहिनी ओर मुड़ती है, और जब वह दक्षिणी गोलार्ध में होती है तो बाईं ओर मुड़ जाती है। अब जानते हैं भारत में मानसून के बारे में कि भारत में मानसून आता कैसे है और इस मानसून के कारण कहाँ कहाँ वर्षा होती है, इसके बारे में। भारत में मानसून जून के पहले सप्ताह में आता है और केरल के मालाबार तट से टकराता है और 15 जुलाई तक पूरे भारत में फैल जाता है। यानी कि मानसून सबसे पहले आता है भारत में, वह सबसे पहले आता है तो वह जून के महीने में आता है, और वह भी जून के प्रथम सप्ताह में, यानी कि 1 से 7 दिन के बीच में। यानी कि जब जून का महीना स्टार्ट होता है तो उससे 1 से 7 दिन के बीच में हमारा मानसून आता है भारत में। और जब मानसून आता है तो वह सबसे पहले भारत के केरल राज्य, यानी कि केरल हमारा पड़ता है यहाँ पे केरल, इस राज्य के मालाबार तट, यानी कि केरल राज्य के मालाबार तट से सबसे पहले मानसून टकराती है और उसके बाद वहाँ पे बहुत भयंकर यानी कि बहुत ज़्यादा मात्रा में वर्षा कराती है। और यह मानसून जो है यह 15 जुलाई तक पूरे भारत में फैल जाती है, यानी कि इस मानसून को पूरे भारत में फैलने के लिए लगभग 1.5 महीने का समय लगता है। अब जानते हैं भारत में मानसून आता कैसे है उसके बारे में। दक्षिण पश्चिम दिशा से जून के प्रथम सप्ताह में केरल में आता है, यानी कि मानसून सबसे पहले आता है केरल में, केरल के मालाबार तट पे। अब जानते हैं थोड़ा सा इसके बारे में विस्तार से। दक्षिण पश्चिम मानसून 2 शाखाओं में बढ़ जाती है, यानी कि जो दक्षिण पश्चिम मानसून होती है यह 2 शाखाओं में बढ़ जाती है। दक्षिण पश्चिम अब थोड़ा सा जानते हैं भारत में मानसून आता कैसे है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि भारत कर्क रेखा पर स्थित है, यानी कि भारत के बीचों बीच एक रेखा गुजरती है जिसे हम कर्क रेखा कहते हैं। कर्क रेखा भारत के बीचों बीच गुजरती है और सूर्य जो है ग्रीष्म काल जब होता है, यानी कि गर्मी का मौसम जब होता है तो सूर्य कर्क रेखा पर ही स्थित होता है। यानी कि गर्मी के मौसम में सूर्य कर्क रेखा पर स्थित होता है और भारत भी कर्क रेखा में ही स्थित है, इसलिए सूर्य की किरण कर्क रेखा पे ग्रीष्म ऋतु में सीधी पड़ती है। इसलिए यहाँ पे भारत में ग्रीष्म ऋतु में अत्यधिक गर्मी पड़ती है, यानी कि भारत में यहाँ पर का तापमान बहुत अधिक होता है, जिसके कारण यहाँ पर का जो वायु होता है यह अत्यधिक गर्म हो जाता है और वह ऊपर उठ जाता है। हम सभी जानते हैं कि जो गर्म वायु होता है या फिर गर्म जो भी चीज़ होता है वह ऊपर की ओर उठने लगता है। जब कोई वस्तु गर्म होता है तो ऊपर की ओर उठने लगता है। यहाँ पर की भी हवा जो है वह गर्म होती है तो ऊपर की ओर उठने लगती है, जिसके कारण जब ये हवा ऊपर उठती है तो यहाँ नीचे हमारा नीचे पड़ता है यहाँ पे हिंद महासागर। उसके बाद हिंद महासागर की जितनी भी हवाएं हैं
वह जल वाष्प के साथ ऊपर उठने लगती है। भारत की जो जितनी भी हवाएं वह गर्म हुई होती है उस वक्त, और उस स्थान खाली स्थान को भरने के लिए यहाँ हिंद महासागर से हवाएं ऊपर उठती है और उस स्थान को भरती है। और जब वे हवाएं जल वाष्प के साथ ऊपर उठती है तो जब ये भारत में आने प्रवेश करने लगती है तो उसी से भारत में मानसून प्रवेश करता है, यानी कि उसी वक्त मानसून आता है भारत में। और इस प्रकार से मानसून हमारे भारत में प्रवेश करता है। अब जानते थोड़ा सा आगे मानसून के बारे में। दक्षिण पश्चिम मानसून 2 शाखाओं में बढ़ जाती है, यानी कि दक्षिण पश्चिम मानसून इधर हमारा नीचे पड़ता है दक्षिण और इधर पश्चिम, यानी कि दक्षिण पश्चिम मानसून इधर दक्षिण से आता है पश्चिम की ओर। फेरेल के नियम से हमें मालूम है कि जब उत्तरी गोलार्ध में दाहिनी ओर धरातल पर चलने वाली सभी हवाएं पृथ्वी के गति के कारण उत्तरी गोलार्ध में दाहिनी ओर मुड़ जाती है, यानी कि हम सभी जानते हैं कि हमारा जो भारत देश है यह उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, यानी कि उत्तरी गोलार्ध में जो दाहिनी ओर से आती है जो उत्तरी गोलार्ध में आती है वह दाहिनी ओर मुड़ जाती है, यानी कि जब ये दक्षिण की ओर से आती है तो ये दाहिनी ओर मुड़ती है, यानी कि इधर की ओर। अब यहाँ पर ही मुड़ती है इधर, यहाँ पे हमारा एक राज्य पड़ता है केरल, और जब मानसून भारत में प्रवेश करता है तो केरल के तट पर ही उसके मालाबार तट पर सबसे प्रथम बार वर्षा होती है। अब जानते हैं थोड़ा सा ये दक्षिण पश्चिम मानसून 2 शाखाओं में बढ़ जाती है, यानी कि जानते हैं कि दक्षिण पश्चिम मानसून जो है वह 2 शाखाओं में बढ़ जाती है, और उनकी शाखाएं वो कौन कौन सी हैं। तो जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है दक्षिण पश्चिम मानसून की 2 शाखा, यहाँ पे निम्न लिखा हुआ है, यहाँ पे निम्नलिखित है, जो जिसमें पहला है हमारा अरब सागर की शाखा, पहला है अरब सागर की शाखा और दूसरा है बंगाल की खाड़ी की शाखा। यानी कि दक्षिण पश्चिम जो मानसून है इसकी 2 शाखाएं हैं, जिसमें पहला है अरब सागर की शाखा और दूसरा है बंगाल की खाड़ी की शाखा। अब हम लोग बारी बारी से यानी कि अरब सागर की शाखा और बंगाल की खाड़ी की शाखा के बारे में विस्तार से जानेंगे कि अरब सागर की शाखा के कारण भारत के किन किन राज्यों में वर्षा होती है और बंगाल की खाड़ी की शाखा से भारत के किन किन राज्यों में वर्षा होता है। तो अभी हम लोग सबसे पहले अरब सागर की शाखा के बारे में जानेंगे कि अरब सागर के शाखा के कारण भारत के किन किन राज्यों में वर्षा होती है उसके बारे में। जैसा कि यहाँ पे आप लोग को लिखा हुआ दिख रहा होगा अरब सागर की शाखा सबसे पहले पश्चिमी घाट से टकरा कर केरल में वर्षा कराती है। यानी कि जो अरब सागर की जो शाखा है वह सबसे पहले भारत के पश्चिम घाट से टकराती है और सबसे पहले केरल में वर्षा कराती है। यहाँ पश्चिम में पड़ता है हमारा यहाँ पे केरल के मालाबार तट पे सबसे पहले वर्षा होती है और उसके बाद गुजरात के पास पहुँचती है। उसके बाद जब यहाँ पे केरल में वर्षा हो जाती है उसके बाद यह मानसून गुजरात के पास पहुँचती है। अब हम लोग जानते हैं थोड़ा सा अरब सागर की शाखा के बारे में। अरब सागर की शाखा सबसे पहले पश्चिम घाट से टकराकर केरल में वर्षा कराती है। सबसे पहले अब हम लोग जानते हैं पश्चिम घाट, यानी कि पश्चिम घाट के बारे में। पश्चिम घाट किधर है? हमारा इस साइड पड़ता है पश्चिम, इसलिए इधर होता है, इधर पश्चिम घाट हो गया और इधर हमारा पूर्वी घाट होता है। यानी कि अरब सागर की शाखा सबसे पहले पश्चिम घाट से टकराती है। यानी कि जब अरब सागर की शाखा की तरफ से मानसून आती है तो यह पश्चिमी घाट से टकराती है, यानी कि इस साइड से टकराती है और वह सबसे पहले केरल में वर्षा कराती है। यानी कि पश्चिम घाट से जब वह टकराती है तो केरल में वर्षा कराती है, केरल के मालाबार तट पे। और जिस समय केरल में वर्षा हो रही होती है तो उसके ऊपर वाले क्षेत्र, यानी कि केरल यहाँ पे पड़ता है और इसके ऊपर वाले क्षेत्र, इधर का जो क्षेत्र है वहाँ पे वर्षा नहीं होता है और वहाँ पे वृष्टि छाया क्षेत्र बन जाता है। अब हम लोग थोड़ा सा जानते हैं वृष्टि छाया क्षेत्र के बारे में कि वृष्टि छाया क्षेत्र क्या होता है। वैसा क्षेत्र जहाँ पे वर्षा 15% से कम होती है, यानी कि जहाँ पे वर्षा बहुत ही थोड़ा मात्रा में होता है उस क्षेत्र को हम वृष्टि छाया क्षेत्र कहते हैं। और जब यहाँ पे केरल में वर्षा होते रहता है तो इधर वाले क्षेत्र जहाँ पे वृष्टि छाया क्षेत्र हो जाता है और इस प्रकार से मानसून ऊपर की ओर बढ़ती रहती है। अब हम जानते हैं यहाँ पे आगे, उसके बाद गुजरात के पास मानसून 3 दिशा में मुड़ जाती है। यानी कि जब ये यहाँ केरल में वर्षा हो जाती है तो उस प्रकार से यह पहाड़ी से टकराते हुए मानसून जब ऊपर की ओर बढ़ती है तो वह गुजरात में पहुँचती है और जैसे ही यह मानसून गुजरात में पहुँचती है वहाँ पे यह 3 भागों में बढ़ जाती है। अब थोड़ा सा जानते हैं यह तीन भाग कैसे कैसे बढ़ता है और इन 3 भागों के कारण किन किन राज्यों में वर्षा होती है उसके बारे में। अब हम इसके बाद थोड़ा सा देखते हैं इस बॉक्स में कि ये जो गुजरात में मानसून पहुँचता है यह तीन दिशाओं में कैसे कैसे मुड़ जाती है। इसकी एक शाखा जो है यह गुजरात की ओर, यानी कि इसकी जो एक शाखा है वह सबसे पहले गुजरात की ओर पहुँचती है और गुजरात में हमारा यहाँ पे पड़ता है
गिर पहाड़ी। यह जब गुजरात में पहुंचता है तो यहाँ पर की जो गिर पहाड़ी है इससे यह टकराता है मानसून और यहाँ पे बहुत अधिक मात्रा में वर्षा कराती है और यहाँ पर भी अधिक मात्रा में वर्षा कराती है। और उसके ऊपर वाले जो क्षेत्र हैं यानी कि गुजरात हमारा इतना पड़ता है और उसके ऊपर के क्षेत्र जो है वहाँ पर भी वृष्टिचाया क्षेत्र बन जाता है। और इसके ऊपर गुजरात के ऊपर के जो क्षेत्र हैं हम लोग जानते होंगे कि वहाँ की जो भूमि है वहाँ पे वर्षा न होने के कारण वहाँ की भूमि जो है वहाँ की वह मरुभूमि हुई है यानी कि डिजर्ट हुई है। वहाँ पे वर्षा न के बराबर ही होती है। अब थोड़ा सा जानते हैं इसके दूसरी शाखा के बारे में। पहली शाखा के बारे में जाने कि यह गुजरात में वर्षा कराती है और दूसरी शाखा सीधा निकल जाती है यानी कि यह जब गुजरात में वर्षा करा देती है तो यह सीधा निकल जाती है। अब इसके ऊपर जब हम आते तो यहाँ पे एक ठो हमारा पहाड़ी पड़ता है जो है अरावली पहाड़ी। लेकिन यह जो मानसून है जब ऊपर बढ़ती है तो यह अरावली पहाड़ी पर नहीं टकराती है और ये जब निकलती रहती है तो अरावली पहाड़ी जो है इसके समानांतर हो जाती है जिसके कारण इसमें नहीं टकरा पाती है और यहाँ अरावली पहाड़ी जो जहाँ है उसके क्षेत्र में वर्षा नहीं होती है। अब जानते हैं इसके तीसरे क्षेत्र के बारे में। अब थोड़ा सा जानते हैं यहाँ पे जब ये इसमें नहीं टकराया तो ये ऊपर गया तो हुआ क्या, और जब ये इससे नहीं टकराता है और ऊपर चला जाता है तो ऊपर जो जितनी भी पहाड़ी है उससे यह टकरा जाता है यह मानसून और वहाँ के क्षेत्र में अधिक मात्रा में वर्षा कराता है। और उसके बाद जब ये वर्षा कराता है उसके बाद यहाँ पर से ये पूरा लौटने लगता है। अब जब ये लौटता है तो कहाँ पे पहुँचता है उसके बारे में जानते हैं। इसकी तीसरी शाखा यह मध्य प्रदेश की ओर मुड़ जाती है यानी कि इसकी दूसरी शाखा जब ऊपर उठती है तो उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर या हिमाचल प्रदेश इन सभी क्षेत्रों में अधिक मात्रा में वर्षा कराती है और उसके बाद यह नीचे की ओर आने लगती है। और जब ये नीचे आती है तो हमारा पहुँचता है यहाँ पे ये मानसून मध्य प्रदेश में। अब जानते हैं कि मध्य प्रदेश में कहाँ कहाँ वर्षा होती है और यहाँ पे आज जब मानसून आती है तो किन किन पहाड़ी से टकराती है और इसके कारण यहाँ पे क्या होता है उसके बारे में। यहाँ पे मध्य प्रदेश में आपको यहाँ पे दो पहाड़ी दिख रहा होगा जिसमें ऊपर वाली जो यहाँ पे पहाड़ी है ये है विंध्याचल की पहाड़ी और जो नीचे वाली है यह सतपुरा की पहाड़ी। ऊपर वाली विंध्याचल की पहाड़ी और नीचे वाली सतपुरा की पहाड़ी। और जब मानसून यहाँ मध्य प्रदेश में आती है तो यह विंध्याचल की पहाड़ी तथा सतपुरा की पहाड़ी से टकराती है और यहाँ पे वर्षा कराती है। और इन दोनों पहाड़ी यानी कि विंध्याचल की पहाड़ी और सतपुरा की पहाड़ी इन दोनों पहाड़ी के बीच से हमारा एक नदी निकलता है जिस नदी का नाम है नर्मदा नदी। और जब यह मानसून इन दोनों पहाड़ी से टकराती है तो मध्य प्रदेश में बहुत अधिक मात्रा में वर्षा कराती है जिसके कारण जो नर्मदा नदी है जो इन दोनों पहाड़ियों के बीच से गुजरती है यह पूरे जलमग्न हो जाती है और यह भयंकर बाढ़ की स्थिति को पैदा कर देती है। अब इस प्रकार से मैं आपको यहाँ अरब सागर की शाखा के बारे में बता दी हूँ और आगे हम लोग जानेंगे। अब इस प्रकार से यहाँ पे जान गए। अब आगे जानते हैं हम लोग बंगाल की खाड़ी वाली शाखा के बारे में। फिलहाल आप अभी ये जो मैं आपको यहाँ पे बताई हूँ अरब सागर की शाखा के बारे में इसका स्क्रीनशॉट कीजिए और मैं आपको आगे बंगाल की खाड़ी वाली शाखा के बारे में बताती हूँ। चलिए अब देखते हैं इसकी दूसरी शाखा को जो है बंगाल की खाड़ी वाली शाखा। इसकी पहली शाखा है अरब सागर वाली शाखा जिसके बारे में आपको अभी बताई थी। अब जानते हैं थोड़ा सा बंगाल की खाड़ी वाली शाखा के बारे में। बंगाल की खाड़ी वाली शाखा सीधा जाकर टकराती है मेघालय के गारो, खासी और जयंतिया पहाड़ियों से। यानी कि मेघालय में 3 पहाड़ी है जिसका नाम है गारो, खासी और जयंतिया। उसके बाद से जाकर टकराती है। उनकी कीप जैसी आकृति होने के कारण मानसून उसमें फंस जाता है और खूब वर्षा कराती है। और कुछ मानसून असम तथा अरुणाचल प्रदेश में बारिश कराती है। अब इस बात को हम थोड़ा सा मैप की सहायता से बताना चाहते हैं। हमारा मेघालय यहाँ पे पड़ता है जहाँ पे 3 पहाड़ी है जिसमें पहला है गारो, दूसरा खासी और तीसरा जयंतिया। जो यहाँ पे लगभग यहाँ गारो, खासी और जयंतिया। मानसून जब आती है तो बंगाल की खाड़ी वाली जो मानसून आती है तो सबसे पहले मेघालय के गारो, खासी और जयंतिया पहाड़ियों से टकराती है और उनकी जो कीप जैसी आकृति है उसमें मानसून या फिर बादल फंस जाता है और जिससे वहाँ पर खूब वर्षा होती है। अब जो यहाँ पे वर्षा कराने के बाद जब मानसून ऊपर की ओर उठती है, बाईं ओर से जाती है इधर पश्चिम की ओर, तो ऊपर जब आती है तो यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश पड़ता है। अरुणाचल प्रदेश में भी हमारा 2 पहाड़ है और जब इस पहाड़ी से जब टकराता है मानसून तो अरुणाचल प्रदेश में भी कुछ वर्षा हो जाता है और उसके बाद हमारा राज्य पड़ता है असम। और असम में भी एक पहाड़ी है, वहाँ पर भी मानसून टकराती है और थोड़ा सा वर्षा
असम में भी करा देती है। अब थोड़ा सा आगे जानते हैं इसी के बारे में। इसी मानसून की एक शाखा गारो पहाड़ी से टकराकर बाईं ओर मुड़ जाती है, यानी कि इसी मानसून का जो शाखा है यह मेघालय के एक पहाड़ी जिसका नाम है गारो पहाड़ी से टकराती है और यह बाईं ओर मुड़ जाती है, यानी कि इस साइड मुड़ जाती है, इधर आने लगती है और झारखंड, बिहार तथा उत्तर प्रदेश में वर्षा कराती है। और अंत में अरब सागर वाली शाखा और बंगाल की खाड़ी वाली शाखा दोनों मिलकर थोड़ी सी वर्षा पंजाब में कराती है। जब ये गारो खासी से टकराती है तो ये इधर बाईं ओर मुड़ जाती है और इधर ही हमारा ये जो झारखंड राज्य है, झारखंड, बिहार तथा उत्तर प्रदेश पड़ता है और यहाँ पर भी कुछ वर्षा हो जाता है। और जब ये यहाँ पर वर्षा करा देती है तो नीचे से हमारा यहाँ पर से जो अरब सागर वाली शाखा आती है और इधर से बंगाल की खाड़ी वाली शाखा, यह दोनों शाखाएं एक साथ मिलती हैं और जिससे हमारा राज्य पंजाब में भी वर्षा करा देती है। अब थोड़ा सा जानते हैं, ये तो आती हुई मानसून के कारण जो वर्षा हुआ है उसके बारे में। अब थोड़ा सा जानते हैं लौटती हुई मानसून के कारण कहाँ कहाँ वर्षा होती है उसके बारे में। अब जानते हैं, यहाँ लिखा हुआ है उसके तरीके से। यहाँ पे लिखा हुआ आप लोग को दिख रहा होगा मानसून का लौटना, यानी कि मानसून कब लौटता है और इसके कारण कहाँ कहाँ वर्षा होती है। सितंबर के महीने में सूर्य की किरणें विषुवत रेखा पर सीधी पड़ने लगती है, यानी कि जब सितंबर का महीना आता है तो सूर्य की किरण जो होती है वह विषुवत रेखा पे सीधी पड़ने लगती है। यहाँ पर जिसके कारण यहाँ पर वायु का दाब निम्न हो जाता है, जिसके कारण मानसून लौटने लगता है। यानी कि जब विषुवत रेखा पे सूर्य की किरण पड़ती है तो वहाँ पे ताप बढ़ जाता है और जिसके कारण ताप बढ़ जाता है उसके लिए दाब घट जाता है और वहाँ पर से अब मानसून लौटने लगता है। और उड़ीसा तथा आंध्र प्रदेश में तेज चक्रवात आता है और तमिलनाडु में खूब वर्षा करती है। अब जानते हैं थोड़ा सा इस बात को फिगर के माध्यम से। यहाँ पे लिखा हुआ है सितंबर के महीने में सूर्य की किरणें विषुवत रेखा पर सीधी पड़ने लगती है, यानी कि जब सितंबर का महीना आता है तो जो सूर्य का किरण होता है वह विषुवत रेखा पे सीधी पड़ने लगती है। विषुवत रेखा हमारे जो हमारा भारत देश है उसके लगभग नीचे होता है। यहाँ पर वायु का दाब निम्न हो जाता है, यानी कि जब विषुवत रेखा पर सूर्य की किरण पड़ेगी तो वहाँ पे तापमान बढ़ जाएगा, जिससे निश्चित ही है कि वहाँ पर का दाब घट जाता है। यानी कि इससे पहले जब मैं आपको बता रही थी अरब सागर की शाखा के बारे में तो उसमें बताई थी कि तापमान और दाब दोनों एक दूसरे के व्युत्क्रम होता है, इसलिए जब यहाँ पे ताप बढ़ जाएगा तो दाब को घटना ही है, जिसके कारण मानसून लौटने लगती है। यानी कि जब ये नीचे यहाँ पे तापमान बढ़ जाता है और दाब घटने लगती है तो यहाँ पर का जब तापमान बढ़ता है, इसलिए भारत की जो हवाएं होती है वो अपने साथ मानसून को भी लेकर के नीचे की जो तापमान बढ़ी हुई रहती है, यानी कि यहाँ का जो हवा गर्म रहता है इसे इस स्थान को भरने के लिए आती है, जिसके कारण मानसून भी लौटने लगता है। अब ये मानसून लौटता है तो क्या होता है सो जानते हैं इधर थोड़ा सा, जिसके कारण मानसून लौटने लगता है और उड़ीसा तथा आंध्र प्रदेश में तेज चक्रवात लाता है और तमिलनाडु में खूब वर्षा कराती है। यानी कि जब ये मानसून लौटने लगती है तो यहाँ पे उड़ीसा तथा आंध्र प्रदेश, यानी कि उड़ीसा और आंध्र प्रदेश में तेज चक्रवात लाती है और उसके जब थोड़ा सा आगे बढ़ती है तो यहाँ पर से थोड़ा सा जल वाष्प उठा करके इधर तमिलनाडु जो पड़ता है, तमिलनाडु का कोरोमंडल तट पे खूब वर्षा कराती है। अब इस प्रकार से मानसून लौट जाता है। अब थोड़ा सा मानसून के लौटने के बारे में जो नोट्स है यहाँ पे उस पर थोड़ा सा ध्यान देते हैं। लौटते मानसून की दिशा उत्तर से पूरब की ओर होती है, यानी कि जो मानसून लौट रहा होता है उसकी दिशा उत्तर से पूरब की ओर होती है। लौटते मानसून के कारण सबसे अधिक वर्षा तमिलनाडु में होता है, यानी कि जब मानसून लौट रहा होता है उसके कारण सबसे ज़्यादा अगर वर्षा की बात पूछी जाए तो वह भारत के राज्य जो तमिलनाडु है वहाँ पे होता है। भारत में सबसे अधिक वर्षा मेघालय के मौसिनराम में होता है, यानी कि अगर भारत के बारे में पूछा जाए कि सबसे अधिक वर्षा कहाँ पे होती है तो वह स्थान है मेघालय का मौसिनराम। यह भारत में नहीं, यह विश्व में भी ये पूछा जाए कि सबसे अधिक वर्षा किस स्थान पे होता है तो यह विश्व में भी अपना पहला स्थान रखता है, मेघालय का मौसिनराम। अब थोड़ा सा ऊपर ध्यान देते हैं। भारत में सबसे कम वर्षा लेह में होता है। भारत में सबसे कम वर्षा की बात अगर कही जाए तो वह लेह में होता है। लेह लद्दाख की राजधानी है। लद्दाख जो है एक केंद्र शासित प्रदेश है। अब थोड़ा सा लौटते हुए मानसून के बारे में हम लोग जान चुके हैं। अब थोड़ा सा जानते हैं पश्चिमी विक्षोभ के बारे में कि पश्चिमी विक्षोभ क्या है और इसके कारण कहाँ कहाँ वर्षा होती है। ठंड के दिनों में भूमध्य सागर से उठने वाली हवा पानी को जल वाष्प बनाकर ऊपर उठाती है, यानी कि ठंड के दिनों में जो भूमध्य सागर
हमारा यूरोप महादेश में पड़ता है। ठंड के दिनों में भूमध्य सागर से उठने वाली हवा पानी को जल वाष्प बनाकर ऊपर उठती है। उसी समय पश्चिम से एक तेज हवा आती है जिसे जेट स्ट्रीम कहते हैं। यानी कि जिस वक्त ठंड के दिन में भूमध्य सागर से जल वाष्प ऊपर उठती है, उसी समय पश्चिम दिशा से एक हवा आती है जो तेज गति से आती है, उसे हम जेट स्ट्रीम के नाम से भी जानते हैं। वह बादलों को भारत की ओर ले आती है। वह जो जेट स्ट्रीम है वह जब जलवाष्प के साथ टकराती है तो उस जलवाष्प को भारत की ओर ले आती है, जिससे भारत की उत्तरी पश्चिमी राज्यों में वर्षा होती है। जो जेट स्ट्रीम है वह जब मानसून को भारत की ओर लाती है, उससे भारत के उत्तर पश्चिमी राज्यों में वर्षा होती है। यह मानसून पश्चिमी विक्षोभ यानी कि जब ये वापस आ रहा होता है तो उसे यहाँ पे यानी कि जिस वक्त यह उत्तर पश्चिम राज्यों में वर्षा होती है वह किस कारण से होती है उसे देखते हैं। जब ये इधर से वापस आ रही होती है तो अब थोड़ा सा जानते हैं पश्चिमी विक्षोभ के कारण भारत के किन राज्यों में वर्षा होता है उसके बारे में। यहाँ पे लिखा हुआ है, ठंड के दिनों में भूमध्य सागर से उठने वाली हवा पानी को जल वाष्प बनाकर ऊपर उठती है। उसी समय पश्चिम से एक तेज गति से हवा आती है जिसे जेट स्ट्रीम कहते हैं। वह बादलों को भारत की ओर ले आती है, जिससे भारत के उत्तरी पश्चिमी राज्यों में वर्षा होती है। यानी कि भूमध्य सागर यूरोप महादेश में पड़ता है और जब वहाँ पर से जलवाष्प उठती है तो उसी समय पश्चिम की ओर से एक हवा आती है जिसे हम जेट स्ट्रीम कहते हैं और वह बादलों को भारत की ओर ले आती है। यानी कि भूमध्य सागर हमारा इधर पड़ता है, जब यहाँ पर से जलवाष्प उठती है तो इधर से ही आता है एक तेज गति से हवा जिसे हम जेट स्ट्रीम के नाम से जानते हैं। और यह जब इधर आता है तो यह उत्तर पश्चिम यानी कि इधर उत्तर है और इधर पश्चिम, उत्तर पश्चिम राज्यों में वर्षा कराती है। जब ये इधर से आ रही होती है मानसून तो इधर जो भारत के जो इस साइड यानी कि पश्चिम में जितने भी देश हैं उधर उन्हें कोई भी पहाड़ नहीं मिलता है, जिसके कारण उधर वर्षा नहीं होती है। और ये जब भारत में प्रवेश करता है तो यहाँ पे एक ऊंची पर्वत है जिसका नाम है अरावली पर्वत। जब यह मानसून आता है और अरावली पर्वत से टकराता है तो वहाँ पे पंजाब तथा हरियाणा में अत्यधिक मात्रा में वर्षा कराता है। और उसके ऊपर यहाँ पे पंजाब और हरियाणा के ऊपर जितने भी क्षेत्र बच जाते हैं जैसे कि जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड, वहाँ पे ये मानसून नहीं पहुँच पाते हैं, जिसके कारण वहाँ पर तेज़ मात्रा में बहुत अधिक मात्रा में बर्फबारी होती है। अब थोड़ा सा जानते हैं कि पंजाब और हरियाणा में जो ये क्या कहते हैं पश्चिमी विक्षोभ से जो वर्षा होती है उसके कारण क्या फ़ायदा होता है। भारत में इस वर्षा को रबी की फसल का टॉनिक तथा राजस्थान में इसे मावट के नाम से जाना जाता है। यानी कि जो ये पश्चिमी विक्षोभ के कारण हमारा राज्य पंजाब में जो वर्षा होता है उसे हम रबी की फसल का टॉनिक कहते हैं। यानी कि इस वर्षा के कारण रबी का जो फसल होता है उसकी उपज अच्छी होती है। मैं आपको यहाँ पे सभी वर्षा के बारे में बता चुकी हूँ और हमारा एक तो छोटा सा टॉपिक बचा हुआ है आम्र वर्षा। अब आइए जानते हैं आम्र वर्षा के बारे में कि आम्र वर्षा क्या है। मार्च अप्रैल के महीने में जब यहाँ पे पश्चिम बंगाल तथा बिहार में आम की खेती शुरू हुई होती है तो यहाँ पे वर्षा होता है, जो वर्षा आम की खेती के लिए बहुत ही लाभकारी होता है। और ये वर्षा जब होती है तो उस समय जो होता है जिस वक्त ये वर्षा होती है उस समय आम की खेती बहुत ही अच्छी होती है, इसलिए इस वर्षा को हम आम्र वर्षा के नाम से जानते हैं। और इस प्रकार से मैं आपको सभी वर्षा के बारे में यानी कि किन किन कारणों से वर्षा होता है और जो भारत की जलवायु है इसके बारे में पूर्ण जानकारी दे चुकी हूँ। अब इस प्रकार से मैं अपने वीडियो को समाप्त करती हूँ। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा शेयर करें। थैंक यू। जय हिंद।